नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वीडियो खासकर उन बच्चों का है जो इस साल या अगले साल जेई नीट या कोई एनसीईआरटी लेवल एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम जो देने चाहते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। तो बिना किसी देर के हम शुरुआत करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। शुरुआत में हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आपको मालूम होंगे। हाइड्राइड्स क्या होता है? हाइड्राइड्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम हाइड्राइड कहते हैं। हाइड्राइड इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्राइड्स, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्साइड्स, हैलाइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये 5 प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। सबसे प्रथम शुरुआत में हाइड्राइड्स हम देखने वाले हैं। इसमें भी पी ब्लॉक में 6 ब्लॉक हो जाए, 6 ब्लॉक्स होते हैं, 6 ब्लॉक्स नहीं, ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Now we are going to learn hydroids of group 15, 16, 17. Now we are going to learn hydroids of group 15, 16 and 17. So, group 15, elements are nitrogen, phosphorus, aztine, etc. Sodium, bismuth. Okay. Halides is NH3, ammonia, PH3, phosphine, Sodium, SbH3, ASH3 now. Okay. BiH3. These are the halides of group 15 elements. Now we are going to learn group 16 elements. Group 16 oxygen, OH2 यानी H2O होता है वो, यस H2S H, क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 होती है। ओके, एटसेट्रा। ग्रुप 17 के हैलाइड हम देखने वाले हैं। कौन कौन से हैं? ग्रुप 17 यानी फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलाइड है। ओके, एटसेट्रा। तो इन 3 ग्रुप के हैलाइड की प्रॉपर्टी एक जैसी है, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। और 13, 14 और 18 ग्रुप इनर्ट गैसेस होते हैं। 18 ग्रुप के एलिमेंट इनर्ट गैसेस होते हैं, इसलिए हम उनके हैलाइड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनके हैलाइड बनते ही नहीं। ओके, ऐसा आप एनसीईआरटी के अनुसार मान लीजिए कि 18 ग्रुप के इनर्ट 18 ग्रुप इनर्ट होने के कारण उसके हैलाइड बनते ही नहीं। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं हर हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्राइड्स की 15, 16, 17 के ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्राइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, इससे अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सुनो, एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं। ये मैं पहले लिखता हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरासेट देते हैं। ओके, इससे कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये सेंटेंस को याद रखना है। अब हम ग्रुप नंबर 14, 15, 16 ग्रुप नंबर 15, 16, 17 की हाइलाइट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। 14, 15, 16 नहीं 16, हाँ 14, 15, 16, 15, 16, 17। ओके, क्योंकि इसकी सिमिलर है। ओके, हाइड्राइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम
घबराने का नहीं है, हम पूरे पॉइंट कवर करेंगे। लेकिन ये ऐसा अगर क्या कहते हैं उसको, ऐसा अगर कालक्रम चला तो समझने के लिए अच्छा होगा, इसलिए हम हाइड्राइड से शुरुआत कर रहे हैं। ओके, शुरुआत कर रहे हैं। तो एमबीबीएस डॉक्टर मेटा पैरा से दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, अभी आपको घबराना नहीं है, मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, अब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ कि जो प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखनी है, ये आपको याद नहीं भी रखेंगे तो आपको ये अगर पता होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये अगर डिक्रीजिंग है तो बाकी वाली इंक्रीजिंग ही होगी। ओके, 2-3 एक्स्ट्रा है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि वो इस न्यूमेरिक में सेट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं उसको अलग से बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं एम बी बी एस। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद रखने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर ऐसा सेंटेंस बना दिया गया है। एम से यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है, बी से है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी बोल दो, यहाँ पे एनर्जी एंथैल्पी सेम ही है। बॉन्ड एंगल बोल दो, बी से बॉन्ड एंगल और बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो जो बी से स्टार्ट होता है वो सब ले लो। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, और ऐसे स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी, स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी। ओके, अगर हमने ये चारों अगर याद कर दिए तो हमें ये समझ में आएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड्स आर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, अगर हमने ये अगर याद कर लिया तो हमें पता चलेगा कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न जो प्रॉपर्टीज टॉप से डाउन जाते वक्त इंक्रीज होती है वो हम देखने वाले हैं। मेटा से एक ही है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मैं मेल्टिंग पॉइंट लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। पी से है पॉइजनस। ओके, ए से है एसिडिक स्ट्रेंथ, सी से है सॉरी पी ए आर, यहाँ बाद उसके बाद में ए, एस सी ई एफ, इसमें भी ए का कोई मतलब नहीं है ये, क्योंकि इनके साथ बना ही नहीं कुछ। अगर हम कैसे नई फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे तैयार करें, रिड्यूसिंग एजेंट है, आर का मतलब, सी का मतलब है, सी का मतलब क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर। और ए का मतलब है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एफ का मतलब है कुछ नहीं क्योंकि इससे कुछ बना ही नहीं। तो अगर आपको किसी ने पूछा फिर 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की पॉइजनस की प्रॉपर्टी बताओ, तो आप क्या कहेंगे, टॉप से बॉटम जाते वक्त 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स की हाइलाइट्स, सॉरी 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स टॉप से बॉटम जाते वक्त इंक्रीज हो जाती है, या पॉइजनिसिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बताया तो भी आप बता सकते हैं कि इंक्रीज हो जाती है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, यही आप अगर याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अगर डिक्रीजिंग है तो बाकी वाली इंक्रीजिंग होगी। ओके, ये हाइड्रेट्स, इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो बहुत ही, अगर आपको ये अगर याद हो गया तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके,
इसके बाद हम देखने वाले हैं कि बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड उसमें से ही कुछ हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज थी कि जो उस न्यूमेरिक में सेट नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसे अलग ही दो ही प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, इसे हमें रट्टा ही मारना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी रट्टा मारने की क्षमता कम से कम, यानी आपको रट्टा कम से कम मारना पड़े और आपको अच्छी तरीके से चीजें याद कर कैसे रखी जाए। ओके, तो इसमें से दो ही प्रॉपर्टी है, बॉन्ड लेंथ, और आपको तो पता है बॉन्ड लेंथ तो टॉप से बॉटम जाते हो इंक्रीज करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, मानकर बोल सकते हो आप। टॉप टू बॉटम जाते हो हाइड्राइड्स की साइज बढ़ जाती है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाती है। ये स्टार पॉइंट है क्योंकि वो उस न्यूमेरिक में बैठ नहीं रहे थे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम एक यूनिट में देखते हैं, वो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर किसी एलिमेंट में फॉर एग्जांपल H2O, H2S, H2Ac और H2T टेलोरियम, ओके, इसमें अगर हमको पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट होती है, तो वाटर में आपको पता है और मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बहुत हाई होगा, बहुत सबसे हाई होगा। और बॉइलिंग पॉइंट आपको जो सहायक होता है वो मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कब? अगर हम पहले डोमिनेंस ये कर जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोमिनेंस फैक्टर एंड मोलिकुलर वेट इज अ second factor, okay, dominating factor. Okay, now we are putting this element by the decreasing order. Okay, then H2 बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। बाद में सबसे ज्यादा इन तीनों में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, इसलिए हम अब यही मोलिकुलर वेट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा होगा? H2T का ज्यादा होगा, इसलिए H2T यहाँ आएगा। उससे कम होगा H2Ac का, तो उससे कम H2Ac, और उससे कम होगा H2S का। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइहाइड्रोजन सल्फाइड वाई लेस देन वाटर या H2O, आप क्या बोलेंगे कि इन वाटर H2O देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इन H2S देयर इज अ प्रेजेंस in H2O there is a presence of hydrogen bonding, in H2S there is absence of hydrogen bonding. Okay, now we are going to learn और हाइड्राइड्स की जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होती है, यानी ये अगर हो गया 16 ग्रुप का हो गया, हमने सोचा था क्या 15, 16 और 17, ये तीन ग्रुप के हम एलिमेंट्स को एक साथ ही देखने वाले हैं। ओके, तो हम देखेंगे अगला NH3 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट होती है? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, यार ये तो एक्सेप्शन का केस है, आपको बताता हूँ, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, तो याद रखो BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, बाद में सल्फेडियम ट्राईहाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद में NH3 होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी क्या कहते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं होती किसमें यहाँ पे। ओके, ये आपको ऑर्डर याद रखना है, रिमेम्बर, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जहाँ जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ वहाँ केमिस्ट्री में क्वेश्चन है, यही केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है। ओके, बाकी नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही रूल है, जहाँ एक्सेप्शन है वहाँ क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट तो पढ़ के जाता है बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, बॉन्ड लेंथ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, बट यहाँ पे अगर आप वो लगाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आएगा
इसका आएगा और हमारा आंसर गलत होएगा। यहाँ पे भी है लेकिन ऑर्डर गलत हो गई। ओके, तो ये हो गई 16th हो गई, 17th हो गई, 15th हो गई। और 17th का कोई एक्सेप्शन नहीं है। 17th HFHCl, ओके वो है ना, वो आपको बताता हूँ मैं। HF का भी बताता हूँ, HF HCl HBr HI। अब देखो यहाँ पे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अगर आपको मानना ही पड़ेगा, इससे मैं क्या ही बता सकता हूँ। अगर हम मान ये लेते हो ना मैथ्स में एक्स वेरिएबल है एक्स, या ऐसा ही HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, आपको मानना ही पड़ेगा, ये होती है। मैं क्या इसके बारे में बोल सकता हूँ, इसके बारे में मोलर मास का डोमिनेंस देखेंगे, HI का ज़्यादा होगा, उसके बाद HBr का उससे कम होगा और HCl का सबसे कम होगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर हो गई, यहाँ पे लिख लो बॉइलिंग पॉइंट आ रहे हैं द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग। ओके, तो डन। मैंने आपको 16, 15, 16, 17 तीनों ग्रुप के हाइड्राइड की सभी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको ओके दो प्रॉपर्टीज और भी बचे हैं, वो भी मैं जल्द ही 2 मिनट का काम है। वेपर प्रेशर, आपको पता है वेपर प्रेशर, pressure exerted by the vapor to in the surface of liquid is called as the vapor pressure of the solution। वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखो। अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ओके, और वेपर प्रेशर और वोलेटाइल नेचर ये आपको, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स यानी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 म्हणजे यानी कौन सा भी अगर दे तो अरेंज देम इन वेपर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट देखने हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ओके, वोलेटाइल नेचर भी ऐसा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे फोकस करना है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस साल 2023 के जेईई मेंस हो सकता है जनवरी में नहीं होगा शायद, लेकिन अगर हो गया तो हमें उसके पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों केमिस्ट्री क्लास में ही खत्म कर देनी है। दो मंथ्स में हम अच्छी तरीके से केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं। ओके, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हो जाएगा। नीट वाले का तो अभी टाइम है, लेकिन अगर आप ये याद रखते हो ना तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है। ओके, तो आप भटको मत, इधर जाओ उधर जाओ, जो आपको मिल रहा है उसे अच्छी तरीके से सुनो। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं चालू क्लास में ही लेने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं किसी किताब की PDF या DPP भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालो कि हमें ऐसे DPP चाहिए, हम वो सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ही मांगो, वरना कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो इधर का उधर कर देते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं, MCQ। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चुनना है हमें। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। फर्स्ट क्वेश्चन है ASH3, सेकेंड ऑप्शन है SBH3, थर्ड ऑप्शन है PH3 और डी ऑप्शन है NH3। ओके, हमें क्या याद रखना था, MBBS। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेसिसिटी, बेसिसिटी किस में आती है, इसमें आती है, MBBS में आती है। इसका मतलब MBBS वाले डिक्रीज करते हैं टॉप टू बॉटम, यानी सबसे ऊपर की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया था ना MBBS के जो प्रॉपर्टीज होती है MBBS के, यानी बेसिसिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो प्रॉपर्टीज होते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इसका मतलब आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है मतलब टॉप को पूछा है। टॉप का कौन आएगा, NH3 आएगा, आसान सवाल। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को
याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका टाइम बचाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, एक क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा, आप नंबर भी डालते रहो, एक चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन तुम लूंगा, क्लास में ये लूंगा। मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, ओके, मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड, ये भी स्टेबिलिटी किस में आएगी, बताओ बताओ बताओ, स्टेबिलिटी किस में आएगी, एमबीबीएस में ही आएगी ना, अरे एमबीबीएस में ही आएगी ना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी सोलिबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, ऑप्शन ए NH3, बी PH3, सी ASH3 और डी SBH3। क्या आएगा आंसर, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टॉप वाला होगा। टॉप वाला कौन होगा, NPS AS SB, क्या होगा, NH3 होगा ना, ये होता है ना। ओके, टॉप वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सोल्यूबल भी अगर हमने फॉर्म में अगर पूछा होता मोस्ट सोल्यूबल हाइड्रेट तो भी NH3 आता, क्योंकि सोल्यूबिलिटी इज आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, समझ के करो, आपको कभी आसान ही लगेगा, कभी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चन बताता हूं मैं कैसे करने का है। हाइड्राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई लिख रहा हूं मैं क्योंकि टाइम बचेगा। ओके, फर्स्ट है SBH3, सेकेंड है ASH3, थर्ड है PH5 और डी है N2H4। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि ये देखो, ये सभी हाइड्रेट इस ग्रुप के यानी 14 ग्रुप के एलिमेंट के ना ऐसे सबके बीच। ओके, यही याद करने के लिए होता है, क्या है ना पे ऐसे सबके बीच। ओके, तो अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है ना, यानी ये ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है। फास्फोरस भी 3 बना सकता है, एस्टाइन भी 3 बना सकता है, सोडियम भी 3 बना सकता है, बिस्मुथ भी 3 बना सकता है। यहाँ पे SbF3 SbH3 सही है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम उससे चलता है ASH3 ओके। PH5, भाई साहब PH3 एग्जिस्ट कर सकता है, PH5 कैसा एग्जिस्ट करेगा भाई, फास्फोरस की वैलेंसी 3 की है, वो ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड कर सकता है और उसने बताया कि 5 बॉन्ड कर सकता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, कैसा आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ओके, which one of the following is purely reducing agent, सेकंड क्वेश्चन है, यानी फोर्थ क्वेश्चन है, which one of the following is purely reducing agent, which one of the following purely reducing agent। ओके, कौन से ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है H2S, सेकंड ऑप्शन है ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है ओजोन O3। ओके, दीज आर दी 4 ऑप्शंस। आपको पता है SO2 H2O2 O3 ये जो है ना, ये कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। मानकर चलो ओजोन है ना, वो इसी चैप्टर में हम देखने वाले हैं ओजोन के प्रिपरेशन मेथड, वहां पे है ओजोन के ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन भी है, रिड्यूसिंग रिएक्शन भी है, आगे वो हम देखने वाले हैं, पर एक क्वेश्चन आया इसलिए अभी तो वो अभी इसमें बता देता हूँ। SO2 भी दोनों भी करता है, रिड्यूसिंग भी एजेंट है जो अच्छा, और ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट है SO2 भी आपको मैं बताता हूँ। सल्फर, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। ओके, -2 इंटू -2 -4 -4 का ऑपोजिट +4। सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये ज्यादा से ज्यादा +6 भी जा सकते हैं, मिनिमम कुछ भी हो सकते हैं, 0 मानकर चलो। ओके, यानी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, या तो ये ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। ओके, H2O2 ऑक्सीजन की देख लो, ऑक्सीजन से 2x इज माइनस +2 इज इक्वल टू 0, x क्या है -1 है, -1 से वो -2 में -2 में जा सकता है और 0 में भी जा -½ में जा सकता है। ओके, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसका रिडक्शन भी हो सकता है, यानी ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है।
ये देख लो, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। ओके, इसका मतलब ये भी रिड्यूस हो सकता है, ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन इसका इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो सकता है। देख लो, सल्फर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, और ये यहाँ पे -2 ही दिखा रहा है। अगर -2, इससे नीचे वो जा ही नहीं सकता, इससे नीचे वो जा ही नहीं सकता, इसलिए सल्फर हमेशा H2S जो है ना, वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन हो ही नहीं सकता। अगर हम इसमें इसका रिडक्शन करें, अगर मानकर चलो हमने H3S से कंपाउंड बनाया, तो ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, -3 हो गई। हाइड्रोजन के +1 +3 +3 +x x -3 ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम है -2, क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलोरियम, पोलोरियम, ये सारे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसके इनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए आपको समझ में आया होगा कि सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। अगर ये बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है, बढ़ सकता है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका मतलब वो अच्छा प्योरली रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका रिडक्शन हो ही नहीं सकता। तो आपको समझ में आया होगा कि सल्फर का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए वो प्योरली रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको अगर दूसरा कोई क्वेश्चन दे गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या करने का है, सिर्फ आपको अगर याद है तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं, सल्फर के निकालने हैं, ऑक्सीजन के निकालने हैं, सल्फर के, ऑक्सीजन के, क्योंकि वही एलिमेंट। अगर आप हाइड्रोजन के निकालते रहे, हाइड्रोजन के हमेशा प्लस नहीं होते, क्या ही निकाल सकते हो आप उसमें। ओके, इसलिए जिसकी आपको याद नहीं उसको उसकी आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, ये हमने 4th क्वेश्चन देख लिया। अब हम 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आपको डरने की कोई बात नहीं, सिर्फ आप अगर नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज, और एक आधी बुक, यानी अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करें तो भी अच्छा है, लेकिन एनसीईआरटी से भी हो जाता है, लेकिन हमें वो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ये मालूम नहीं, इसलिए हमारा एनसीईआरटी का यहाँ एनसीईआरटी पे कहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ये हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सभी ले रहा हूँ, और उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू भी लेने वाला हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू में जेईई मेन के लिए लेने वाला हूँ, एडवांस के पीवाईक्यू भी होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे, क्योंकि एडवांस के पीवाईक्यू एक्चुअली में इनऑर्गेनिक के कम होते हैं, इसलिए एडवांस के नहीं होने इतने नहीं। और हमारा देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा पी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे हम, 4 या 5, 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे। एक लेक्चर होगा मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स का, 45 मिनट्स का होगा, यानी ये चैप्टर आपको सिर्फ क्या करना है, 4 लेक्चर होने के बाद नोट्स की पीडीएफ में भेज दूंगा, नोट्स निकालने नहीं है, अब ये वक्त नहीं है, नोट्स निकालने का वक्त है नहीं, इसलिए हमें सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से सुनो, उसको दिमाग में रखो, और वीडियो भी सिर्फ एक बार देखना है। अगर आपको कभी ध्यान इधर उधर भटका गया तो ही आपको वो वीडियो 2 बार देखना है, वरना मैं देख लो, अगर आप 2 बार देखेंगे तो मेरा ही फायदा होगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो आपको मैक्स टू मैक्स एक बार ही देखना है, एक ही बार आपको वो समझ में आना ही चाहिए। अगर आप उसी समय अगर आपको एक आधा क्वेश्चन डाउट रहेगा तो आप रिपीट कर लो, कमेंट्स में डालो, मैं आपको फिर बता दूंगा वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, शॉर्ट्स तैयार करके भेजूंगा। ओके, आप जो चाहेंगे वो ही बता देंगे, वो सब बता देंगे, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता, ये भी जान लो। ओके, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैं आपको बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप कौन सी भी बुक किताब ले लो, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हो गए ना तो सिर्फ मुझे गालियां दो, कमेंट्स में गालियां दो, अगर हो गए ना तो कुछ नहीं, सी आप आपके जगह, मैं अपनी जगह। ओके, मैं अपना काम करता रहूँगा, तुम अपना काम करते रहो, और आपका सिलेक्शन होने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ये तो बताना चाहिए कि यस सर, यस भैया बोलो आप मुझे, मेरा इतना मेरी इतनी एज पे नहीं है, जहाँ मैक्स टू मैक्स आपको मैं 5 या 6 साल से बढ़ाऊँगा, लेकिन मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, इसलिए
आपको मैं अच्छी तरीके से दिख ही नहीं पाऊंगा। ओके, इसलिए मैंने नीचे पढ़ाने का फैसला किया है। ओके, कोई बात नहीं, ऐसा टाइम, सॉरी फॉर टाइम वेस्टिंग। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर कौन सा होगा? क्वेश्चन का लिखता हूं मैं, मैक्सिमम वेपर प्रेशर कौन से एलिमेंट का होगा? HCl है, HI है, HB, सी ऑप्शन HBr है, और डी ऑप्शन HF है। ओके, इसमें से कौन से क्या कहते हैं इसको, कौन से कंपाउंड का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा? मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। हमको क्या ही करना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। अब हम देखने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा। अब ये देख लो, हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, यानी इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। देख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास पे होता है, ये भी मैंने बताया था। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर ये अच्छी तरीके से मालूम है ना, क्वेश्चन आप खटाखट उड़ाते रहेंगे। ओके, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। देख लो, HBr और HI और HCl, इसमें से सबसे ज्यादा मोलर मास HI का है, ये तो हो ही नहीं सकता। HCl HBr, फिर कल बाहर, ओके ये है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, ये एस टाइम एंटीमनी। ओके, एंटीमनी एस टाइम। फिर कल बाहर आई, ये देख लो, इसका सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, या इन तीनों के मुताबिक, इन तीनों के कंपैरिजन में इसका उससे कम, इसका सबसे कम, यानी HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। आपको पीछे भी ऑर्डर दिखा था मैंने, HCl लेस देन HBr, यानी HCl लेस देन HBr लेस देन HI लेस देन HF। ओके, यही ऑर्डर था। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे कम, इसका मतलब वेपर प्रेशर इसका बहुत ज्यादा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं देख लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एक ही टॉपिक, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से करना है हमें। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा क्वेश्चन है? 7th क्वेश्चन है ना? हाँ 7th क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट अगर लिखा बैठूंगा तो आप वीडियो ज़्यादा हो जाएगी और आपको वो देखने का मन भी नहीं करेगा, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, आप सुन लो। अमोनिया इज मोर पॉइजनस देन फॉस्फीन। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ, मोर पॉइजनस देन फॉस्फीन PH3। मैंने पिछली बार में बताया था, फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3, अमोनिया का होता है NH3, पॉइजनस। ओके, अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, बेसिसिटी ये दे रखे हैं उन्होंने, मैं इसे वर्ड में दे रखा है उन्होंने। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। मैं यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ऐसा समझ लो, इससे ये आसान हो जाता है। अगर हम वर्ड की लैंग्वेज सुने ना, तो कभी कभी हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फंसाया जाता है बहुत बार। अमोनिया इज मोर स्टेबल देन फॉस्फीन, NH3 इज मोर स्टेबल देन फॉस्फीन, स्टेबिलिटी दे रखी है। आपको कुछ नहीं, वो MBBS डॉक्टर पैरासेट देता है, मेटा पैरासेट देते हैं, ये आपको सिर्फ याद रखना है। ये देखो ना, MBBS डॉक्टर यानी किसी भी अगर डॉक्टर हो तो क्या देते हैं हमें? वो पैरासीटामोल ही देते हैं, इसलिए यहाँ पे जोड़ आने के लिए पैरासेट लिखा है। ओके, अमोनिया इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन फॉस्फीन, सोल्यूबिलिटी इज ग्रेटर देन फॉस्फीन। ओके, इससे हमें क्या लिखना है? ओके, ये B से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब MBBS, ये आपको दिख रही है नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन MBBS। ओके, इससे अगर प्रॉपर्टी शुरुआत हो गई तो प्रॉपर्टी टॉप से डाउन जाते वक्त डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब बेसिसिटी टॉप से बॉटम डिक्रीज होगी, NH3 टॉप बड़ी
pH3 से कम है, इसका मतलब बी सेंटेंस करेक्ट है। हमें रॉन्ग पूछा है क्वेश्चन, अच्छी तरीके से याद कर लो। अब देख लो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी टॉप से डाउन जाते वक्त डिक्रीज होनी चाहिए। ओके, ये जो चार प्रॉपर्टी ये में से कोई नहीं है, लेकिन ये जो चार में से शुरुआत होने वाली प्रॉपर्टी टॉप से डाउन जाते वक्त डिक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब सोलिबिलिटी भी ऐसे शुरू होती है, इसका मतलब सोलिबिलिटी भी टॉप से बॉटम जाते वक्त डिक्रीज होगी। इसका मतलब से NH3 ग्रेटर देन pH3, नाइट्रोजन ऊपर आता है, फास्फोरस नीचे आता है, इसका मतलब नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फास्फोरस की कम होगी। ये भी सेंटेंस करेक्ट है। और सोलिबिलिटी भी इससे ही स्टार्ट होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, फास्फोरस की कम होगी। क्यों? क्योंकि सोलिबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप एलिमेंट इज नाइट्रोजन, हेंस सोलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस। ये भी सेंटेंस करेक्ट है। अब आपको पता चले होगा ये सेंटेंस गलत है, मैं आपको बताऊंगा ऐसे। ये देख लो, पॉइजनस के कौन से में आता है? एमबीबीएस में नहीं आता है। इसका मतलब वो टॉप से डाउन जाते वक्त डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है। अगर ये ही प्रॉपर्टी है तो ही डिक्रीज करेगा, वरना बाकी के आ गए तो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब पॉइजनस अगर है, इसका मतलब पॉइजनस है तो पी, एमबीबीएस डॉक्टर मेटापैरासिट देते हैं, मेटापैरा पी, इसका मतलब वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। पॉइजनसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस बड़ा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है, इसलिए हमें पूछा है गलत सेंटेंस कौन सा है, तो यही होगा। क्या होगा? अमोनिया इज मोर पॉइजनस देन फॉस्फेट, ये बात गलत है। ओके, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने की ट्रिक आ गई। ओके, तो चलो अब हम आगे देखने वाले हैं, बहुत ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। आप कहेंगे कि अभी सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्राइड ही पढ़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि 4 लेक्चर में मैं आपको पूरे टॉपिक और एमसीक्यू के जरिए पूरा चैप्टर कवर करूंगा, क्योंकि इसको 4 लेक्चर के ज़्यादा वेटेज देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा 2 मंथ्स में एग्जाम है। अगर आप नीट के हैं तो मैं और भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन बता दूंगा, दे दूंगा, लेकिन जे मेंस वालों का अटेम्प्ट अगले 2 महीने के अंदर ही होगा। इसका मतलब हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन भी चालू में ही कर ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नहीं 8 होगा, 8, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ये क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, फर्स्ट ऑप्शन है। ये बहुत लंबे ऑप्शन है, लेकिन मैं बताता हूँ HCl, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर देनी है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन उस वो अगर दे दूंगा तो टाइम हो जाएगा, इसलिए HF, HCl, HBr, HI। देखो रिड्यूसिंग एजेंट या प्रॉपर्टी किसमें आती है? MBBS, इसमें तो नहीं आती है। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट टॉप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग पावर टॉप से बॉटम जाते वक्त इंक्रीज करेगी, क्योंकि एमबीबीएस वाले डिक्रीज करते हैं, बाकी वाले इंक्रीज करते हैं, रिड्यूसिंग वाले टॉप से बॉटम जाते वक्त इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब समझ में आएगा आपको? HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। ओके, दिस इज ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यही फर्स्ट ऑप्शन है आपको। इसका मतलब ओके, व्हिच पोजेसेस लीस्ट स्टेबल कोवेलेंट pH बॉन्ड। ओके, यानी यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे, क्वेश्चन में लिख दूंगा, ये 9 क्वेश्चन चल रहा है। which possesses least stable covalent pH bond, least stable covalent pH bond। ओके, least stable covalent pH bond, देखो ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है, pH3, P2H6, P2H5, pH6। यहाँ पे अगर आपको पता चलेगा, पिछले वाले में pH5 आंसर था, क्योंकि फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा 3 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे 5 बॉन्ड क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पे 2 फास्फोरस है। यहाँ पे 6 बॉन्ड क्यों बनाए? क्योंकि यहाँ पे 2 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ रहा है, ये तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, इसका मतलब 3 से कम ही आ रहा है। pH3 3 आ रहा है,
और यहाँ पे pH 6 आ रहा है, इसका मतलब फास्फोरस ने 6 बॉन्ड बनाए। और आपको पूछा है लीस्ट स्टेबल कोवेलेंट, यही लीस्ट स्टेबल होगा ना, क्यों बाइस्टेबल होगा, वो फास्फोरस के वैलेंस ही नहीं 6 बॉन्ड बनाने की और आप उसको 6 बॉन्ड बनाने चाह रहे हो, कैसे भाई, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर किसी को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप कैसे उसको क्या करेंगे। हाँ, संदीप महेश्वरी जी के मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन यार उस कंपाउंड तो होना ही चाहिए ना। मानकर चलो आप सचिन तेंदुलकर को अगर पढ़ाना है, पढ़ना अच्छे पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो गॉड ऑफ क्रिकेट कैसे आ जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट कैसे जाता है, इसका मतलब pH 6 फॉल नहीं हो रहा है तो नहीं ना, कोहेरेंट कैरेक्टर उसमें नहीं है क्योंकि लीस्ट टेबल है, pH 6 नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ओके, चलो हमें अगला क्वेश्चन देखकर नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, gaseous HCl is a poor conductor of electricity. HCl gaseous is poor conductor of electricity. Why? Conductor of electricity. While in aqueous it conducts electricity. It conducts electricity. Okay. Why? Why ऐसा है? Because सुन लो, HCl में है ना, ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ, H2O is a good conductor of electricity. A gas cannot conduct electricity, but a liquid can. HCl gas does not obey Ohm's law, whereas the solution does. HCl ionizes in aqueous solution. आपको आंसर भी पता चला होगा का, HCl आयोनाइज होता है एक्वेस सॉल्यूशन में। ओके, एक्वेस सॉल्यूशन देख रहे हो, HCl पोलर कैरेक्टर है क्योंकि ये देख लो, क्लोरीन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसका मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचता है, ये का स्ट्रक्चर है, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन खींचता है, इसका मतलब हाइड्रोजन और Cl डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव ऐसे चार्ज आ जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे पोलैरिटी हो जाते हैं। और अगर हम इसे वाटर में डाल दें, वाटर में डाल दें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाते हैं, H अलग हो जाता है, Cl H प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है, इसका मतलब ये आयोनाइज हो जाते हैं। और अगर कोई भी एलिमेंट आयोनाइज हो गया तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट कर सकता है। मानकर चलो गैसीय स्टेट में HCl बना हुआ होता है, वो आयोनाइज नहीं होता, एक्वेस सॉल्यूशन में वो आयोनाइज होता है, इसलिए उसके कारण HCl एक्वेस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाद में हम इसका अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन के बहुत है, मानकर चलो अभी हमने सिर्फ हाइड्राइड पढ़े, लेकिन आपको पता चलेगा कि हमने 3 ग्रुप के हाइड्राइड पढ़े। ऐसे अगर हमें सिर्फ 5 प्रॉपर्टी अगर बाकी वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि उसमें ये चैप्टर है ना वो इससे जेईई मेंस में मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस, मिनिमम 1 क्वेश्चंस तो आना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पूरा 13 से लेके 18 तक देखने वाले हैं, 18 में इतना ज़्यादा नहीं है वो बात अलग है, लेकिन 13, 14, 15, 16, 17, 18 ओके 6th ग्रुप है, इसका देर लगने वाली है। बाकी का जो चैप्टर है ना 2 या 3 लेक्चर बाकी, यानी एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया यानी मैं बताने वाला हूँ। आप कहेंगे पी ब्लॉक से क्यों शुरुआत कर दिए, क्योंकि पी ब्लॉक एक इनऑर्गेनिक का अच्छा खासा वेटेज रखने वाला चैप्टर है, और पी ब्लॉक मेरा उसी समय पे अच्छा था, अभी भी है लेकिन इतना नहीं, उसी समय पे मेरा बहुत अच्छा था पी ब्लॉक। ओके, जब मैं तैयारी करता था 2014 में मैं तैयारी करता था। आप कहेंगे तुम्हारा क्या हो गया, मेरा भाई गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था, मेरा जेईई नहीं निकल गया था, लेकिन कोई बात नहीं। आप कहेंगे आप टीचर हो, नहीं टीचर नहीं हूँ मैं इंजीनियर हूँ। ओके, इंजीनियर हूँ, अभी मैं सुबह काम पे भी जाता हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ 2 बजे तक होता है, इसलिए मैं आराम से 3 से आगे शाम तक फ्री होता है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो कर लिया जाए, और इसलिए मैंने पढ़ाने का फैसला कर दिया, इसलिए मैं अभी आपको पढ़ रहा हूँ।
और मुझे यूट्यूब पे पढ़ने का यानी बालपन से ही मुझे यानी मैं जब बच्चा था तभी से मेरा सपना था, वो अभी पूरा हो रहा है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ही देखो, वरना मत देखो, कोई बात नहीं। आपको किसी और जगह पसंद आएगी, वो आपके माइंड पर ऊपर करता है। ओके, कोई बात नहीं। चलो, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। बेसिक कैरेक्टर आपको पूछा है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। बेसिक कैरेक्टर, अब आपको देखो बेसिक कैरेक्टर क्या है और 15 एलिमेंट्स, हम ये आंसर बता देंगे। ओके, विदाउट ऑप्शन देखेंगे। ओके, बेसिक कैरेक्टर क्या है? एमबीबीएस में आता है, एमबीबीएस में आता है। इसका मतलब टॉप से बॉटम जाते हो डिक्रीज करेगा। इसमें एलिमेंट होते हैं एन पी ए एस एस बी। ओके, बीच NH3 टॉप से बॉटम डिक्रीज करेगा। ओके, आएगा आपको समझ में आएगा, ये सिर्फ मुझे बताओ। ओके, ये आया, ऑर्डर आया ये, और ये आंसर हमारा सही है। NH3 PH3 ASH3 SBH3, यहाँ पे इतना ही दे रखा है ऑप्शन में। ओके, कोई बात नहीं, चलो अलग आगे। द करेक्ट, ये आपको मैं होमवर्क को दूं क्या? सॉल्व करेंगे तो मैं देता हूँ क्वेश्चन। ओके, डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल, नहीं ये मैं यहाँ पे लूंगा बॉन्ड एंगल। इसका मैंने केस आपको बताया था, बॉन्ड एंगल की ऑर्डर लगाओ 15 ग्रुप की। ओके, कुछ नहीं, बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल क्या होता है? कुछ बच्चों को पता है? आप ट्राई करेंगे? ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ता हूँ। अगर आप नहीं तो मैं यहीं पे बताता हूँ, आप ही बताओ। ट्राई करेंगे? अगर नहीं आया, आप अपना दिमाग लगाओ और मुझे ऑर्डर बताओ, और आपने कौन से बेसिस पे वो ऑर्डर लगाया वो भी मुझे बताओ। मानकर चलो आपका भी आंसर सही हो सकता है, मैं अगर बताऊंगा मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन आपको दिमाग वो चलाना है ना, वो आपको सीखना है। ये आपको वो जो जेईई मेंस का जो डिमांड है ना, वो आपको चेक करना है कि आप कितना सोच पाते हो। ये मैंने पता ही नहीं, लेकिन आपके हिसाब से क्या हो सकता है। आप अब आपको एमबीबीएस पता है, एमबीबीएस से भी होगा ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान होगा अगर आप एमबीबीएस से करोगे तो। ओके, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, लेकिन इसका मतलब आंसर में कमेंट्स बॉक्स में या क्या कहते हैं अगले वीडियो में दे दूंगा। अभी क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि आपको सोचना है और इसके कमेंट्स में मुझे वो आंसर बताना है। ओके, डन। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ। नहीं हो गया तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ओके, एसिडिटी ऑफ डायप्रोटिक एसिड्स इन एक्वियस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। म्हणजे एसिडिटी ना, एसिडिटीज ऐसे। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, इसलिए कभी कभी मराठी लैंग्वेज से बात हो सकती है, समझ लेना, क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज है मराठी, इसलिए मुझे इतनी अच्छे तरीके से हिंदी आती नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और जल्द ही जल्द सीख लूंगा। ओके, एसिडिटी ऑफ डायप्रोटिक एसिड्स इन एक्वियस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। एसिडिटी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको H2S ग्रेटर देन H2AC। यहाँ पे एमबीबीएस से करोगे ना, देख लो एमबीबीएस। बेसिसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी एसिडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अरे भाई, बेसिसिटी अगर टॉप से बॉटम जाते वक्त डिक्रीज हो रही होगी तो एसिडिटी टॉप से बॉटम जाते वक्त इंक्रीज हो रही होगी। चलो मैं आंसर ही बताता हूँ। H2S से H2SC H2T H2PO। ओके, टी तक की दे रखा है मैंने, यानी हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन यही था। ओके, बाकी वाले थे H2SC लेस देन H2S लेस देन H2T। हाँ, ऐसे था यहाँ पे, और यहाँ पे यस था। ओके, यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी टॉप से बॉटम जाते वक्त डिक्रीज होती है, एसिडिटी टॉप से बॉटम जाते वक्त इंक्रीज होगी। इसका मतलब सल्फर से
सेलुलोरम से एसिडिटी ज़्यादा होगी, सेलुलोरम से टेलुलोरम से एसिडिटी की एसिडिटी ज़्यादा होगी। चलो हम अगला क्वेश्चन देखने वाले। अब इसका ये क्वेश्चन होने के बाद हम अगली प्रॉपर्टीज अमोनिया की प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और प्रिपरेशन मेथड्स सभी देखने वाले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ये लास्ट है, ये भी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है आपको किसका होगा। ओके, NH3, दूसरा PH3, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, SBH3, और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं अमोनिया के हम रिएक्शन देखने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले हैं, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। ये सब सारा अमोनिया का मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको रिएक्शन भी याद नहीं करने पड़ेंगे। मैं आपको क्लास में ही रिएक्शंस भी मैक्स टू मैक्स याद करके दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है अच्छी तरीके से। रिवीजन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये भी जान लो। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ये दोनों ही है। और डिमोटिवेशन अब कभी भी होना नहीं है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आगे ही जाना है। क्योंकि ये देख लो, हमें प्रिपरेशन छोड़नी नहीं चाहिए। मेरा भी उसी टाइम बहुत बैकलॉग था। दिसंबर में मैंने, सच बता रहा हूँ, दिसंबर में मैंने पढ़ाई चालू की थी अच्छी तरीके से, वरना मैं दिसंबर तक 11th तो मेरा पूरा ही गया था। और सभी यानी अगर मानकर चलो 100 बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 90 बच्चों का 11th बर्बाद ही होता है। वो कोशिश करते हैं 11th अच्छा करने की 12th में, लेकिन कुछ कारण वो 12th भी खराब कर देते हैं। वही बच्चा मैं था, लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा था, महाराष्ट्र में मिला था मुझे। कॉलेज का नाम भी मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में, उसके लिए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, अमोनिया के रिएक्शंस वो आपको मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। ओके, डन।